हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपके लिए एक अलग एग्जाम के लिए है और आज आपको DSSB का एग्जाम पैटर्न, किस तरह से उसमें पेपर आता है, किस तरह से अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और सबसे मेन बात कि इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ आपका एक बार एग्जाम होगा और उस एक एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो डायरेक्ट आप एक गवर्नमेंट के टीचर बन सकते हैं। तो चलिए आइए इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी साइंस का प्रॉपर कंटेंट मिलता है और आपको पीडीएफ भी मिलना अब स्टार्ट हो जाएंगी। और आप टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़ जाइए, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है ये अपना हर साल एग्जाम निकालते हैं और इसमें कुछ कुछ सीट्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, क्योंकि आप हर साल अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी साल आप रह भी गए तो आप नेक्स्ट ईयर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जैसे बोलते हैं कि अगर आपका एक बार एक लेवल बन गया तो अगली बार आप उस लेवल से ऊपर ही उठेंगे, उससे नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये खास बात है इस एग्जाम्स की। पहली बात कि इस एग्जाम में आपको सिर्फ एक बार ही एग्जाम देना है, मींस कि आपका एक पेपर होगा और उस एक पेपर में कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, सिर्फ सिंगल पेपर होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि ये आपका एक सिंगल पेपर का एग्जाम है और इसमें इंटरव्यू का कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए आपका डायरेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपको जो इंटरव्यू से कुछ लोगों को डर लगता है, तो इस एग्जाम को अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। पर एक प्रॉब्लम आती है, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम DSSB एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। तो आपका वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मेरिट जो है वो अच्छी लेके आनी होती है। इसका मतलब आपको एग्जाम में स्कोर जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपकी अगर DSSB की वैकेंसी में PRT, TGT और PGT तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए ये निकलती है। तो आपकी मैं बात करूं कि PRT का लेवल, TGT का लेवल और PGT का लेवल, सबका लेवल अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे हमें पढ़ाई का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, इवन एग्जाम्स का भी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ जो आपका DSSB का एग्जाम होता है, कुछ चीजें कॉमन होती हैं दोनों के लिए, मतलब दोनों क्या, तीनों के लिए। आप चाहे PRT लेवल पे हो, चाहे आप TGT लेवल पे हो, चाहे आप PGT लेवल पे हो, आपकी तीन चीज जो है वो एक एक जो सेक्शन है वो आपका पूरा का पूरा कॉमन होगा। जैसे कि पार्ट ए, तो आपका ये एग्जाम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, या पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होगा, आपको 5 सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा हम देख लेते हैं इधर। सबसे पहले आपकी आ जाएगी रीजनिंग, उसके बाद आ जाएगी आपकी मैथ्स, अभी मैं इनके बारे में डिटेल आपको बताऊंगी। फिर आपकी आ जाएगी जीके और जीएस, फिर आपका आ जाएगा इसमें इंग्लिश और फिर आपका आ जाएगा हिंदी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए, ये आपका कॉमन रहेगा किसमें, अगर आप चाहे PRT दे रहे हो, चाहे TGT दे रहे हो, चाहे PGT दे रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो आपका जो पार्ट ए होता है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है पेपर। और अगर मैं पूरा ये एग्जाम को देखूं, एक सिंगल स्लॉट का पेपर आपका 200 नंबर का है, जिसमें कि आपका पहला 100 नंबर जो है ये आपका पार्ट ए कैरी करता है। अब इस 100 नंबर में से आपको 100 में से 100 लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। पर आप जितने ज्यादा आप इसमें से मार्क्स लेके आएंगे उतना ज्यादा आपकी मेरिट बनने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए 100 में से अगर 100 भी आ रहा है, वैसे होता नहीं है किसी का 100 में से 100, पर आपका एक पासिंग मार्क्स रखा गया है। इसमें आपका पासिंग मार्क्स है कितना, 40 नंबर, मतलब 40 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। अगर आपके ये 40 मार्क्स एक जनरल कैंडिडेट के आ जाते हैं तब जाकर उसका पार्ट भी चेक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आपके 40 में से कम नंबर आए एक जनरल कैंडिडेट के, तो सामान्य वर्ग के, तो आपका पार्ट भी चेक
होगा। अगर कम आए उससे तो आपका पार्ट भी चेक नहीं होगा। तो 40 नंबर तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वालिफाइंग मतलब एक सेट कर दिया एक क्राइटेरिया कि इसके ऊपर इस 40 के बाद ही आपका पेपर चेक होगा फर्दर। अब 40 से आप जितने नंबर ऊपर लेके आ जाएंगे वो आपका क्या होगा, वहां पर बनेगी आपकी मेरिट। आप 40 में से 60 ला रहे हैं, आप 100 में से आप 60 ला रहे हैं या 80 ला रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स आपके आगे चलकर आपके मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो गए इससे। अब बात कर लेते हैं कि अब ये 100 नंबर में से रीजनिंग कितने नंबर की आएगी। तो रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आएगी, मैथ्स भी आपकी 20 नंबर की आएगी, जीके जीएस भी आपका 20 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी आपकी 20 नंबर की आएगी, हिंदी भी आपकी 20 नंबर की आएगी। तो ये कुल मिलाकर आपका 100 नंबर हो गया, जो कि आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए कॉमन है। मतलब ये हर को देना है, चाहे वो पीजीटी का ही कोई कैंडिडेट हो या टीजीटी का कैंडिडेट हो, उसको ए सेक्शन में आपको ये 5 चीजों को करना जरूरी है। अब आते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका पार्ट 1 है इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा खासा आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सिंपल मैथ्स जैसे सीटेट में आती है उस लेवल की यहाँ मैथ्स नहीं आती है। तो आपको एक अच्छे लेवल की मैथ्स को प्रिपेयर करना होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी। जैसे मैथ्स आपकी बैंकिंग में आती है या आपके कोई और अच्छे एग्जाम्स एनडीए वगैरह है जहाँ पे बहुत अच्छे से लेवल से आपको मैथ्स पूछी जा रही है, रीजनिंग पूछी जा रही है, तो उस स्तर की यहाँ पे मैथ्स आती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी बहुत अच्छे लेवल की आती है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो इनको आपको पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े ये एग्जाम आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि इंटरव्यू इन्होंने नहीं रखा है, पर इंटरव्यू ना रखने के साथ साथ इन्होंने जो चीजें इसमें कर दी हैं, जो एग्जाम का लेवल बना दिया है, वो काफी अच्छा है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस में आपका जैसे कि कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ आपके करंट से भी क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ आपके स्टैटिक से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका ये प्रॉपर पूरा एक एसएसटी, आपका करंट, आपका साइंस, ये सब मिला जुलाकर आपका जीके और जीएस आती है। तो ये बहुत एक छोटा सा कहने को होता है, पर पोर्शन बहुत वास्ट है और चीजें बहुत अप है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से देख के चलेंगे। साथ ही साथ बात कर लेती हूँ हिंदी की। तो ऐसे ही हिंदी में भी है कि हिंदी भी आप सिर्फ सरसरी निगाह से काम नहीं चलेगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेरिट बनाता है, हर सेक्शन इसका एक मेरिट बनाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी हो जाता है किसी नए कैंडिडेट को जानने के लिए, कि अगर ये आपका सबसे बड़ी बात है, आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसका ये मतलब है कि आपके सारे जो सेक्शंस हैं, आपका पार्ट ए हो गया, अब पार्ट ए में फर्दर ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आप जब जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे, आपका जो मर्जी हो जिस सेक्शन को करने की, आप उस सेक्शन को क्लिक करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपने उसको क्लिक करा, आपका टाइमर चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे चलती है स्टॉप वॉच, आपका टाइमर चालू हो जाता है। और टाइमर को साथ साथ आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको मिलते हैं यहाँ पे 120 मिनट, मतलब 2 घंटा आपको मिलता है इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए रीजनिंग स्टार्ट किया और रीजनिंग स्टार्ट करते करते आपका मन करा कि अभी मैं बोर हो गया रीजनिंग से, अब चलो मैं मैथ्स कर लूं या अब मैं हिंदी कर लूं, तो जैसे ही आप रीजनिंग को छोड़ेंगे, ये रीजनिंग वाला सेक्शन लॉक हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो पहली बार जा रहा है, जो ये चीज कर चुका है, पहले दे चुका है, जो ये गलती कर चुका है उसको तो याद है, पर जो पहली बार कैंडिडेट जा रहा है, अगर आपने कोई भी सेक्शन ओपन किया, मान लीजिए हिंदी किया, आपने सोचा हिंदी में जल्दी कर लेता हूं, तो हिंदी को करके अब आप बोर हो गए, अब बोर होकर सोचा कि चलो मैथ्स कर लूं या रीजनिंग कर लूं, तो वहीं पे आपका हिंदी लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब एक सेक्शन लॉक होगा तब वो वापस से रीओपन नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लॉक हो जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है, इसका पेपर अच्छे लेवल का आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप क्वेश्चन
अगर आपका गलत हुआ तो आपके नेगेटिव मार्किंग आपका कट जाएगा, 1/4 या 1/3 जैसे भी जो कटता हो उस हिसाब से ये कट जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि आप जो क्वेश्चन में बहुत सटीक आपको उत्तर आता हो, सही आपकी जानकारी हो, तभी आप जाकर उस चीज को लगाएं, क्योंकि जितना आप सही करेंगे और अगर गलत भी होता जाएगा तो वो आपका पिछला कैंसिल होता जाएगा और आपकी मेरिट लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए कॉमन पेपर है, जो कि है टोटल 80 मार्क्स, सॉरी 100 नंबर का, जो कि 20-20-20 ईच सेक्शन को कैरी करता है इसका मार्क्स। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सीबीटी मोड है, डिफिकल्टी लेवल है, एक सेक्शन करने के बाद अगर आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो वो लॉक हो जाएगा। तो इन सब बात को याद रखेंगे और टाइम को मैनेज बहुत अच्छे से करके चलेंगे। अगर आप एक घंटा पूरा इसको पूरा दे सकते हैं, मतलब एक सेक्शन को 1-1.5 घंटा पूरा एक सिंपल रीजनिंग को दे सकते हैं, तो फिर बाकी कब करेंगे? इसीलिए टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। जो बचा हुआ 100 नंबर है हमारा, ये हमारा बचा हुआ 100 नंबर है, तो ये है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी में पीआरटी, तो अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 क्लियर होना जरूरी है, पेपर 1। टीजीटी के लिए आपको पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट की आवश्यकता नहीं है, मतलब अगर सीटेट नहीं भी क्वालिफाई है और आप पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं बिना सीटेट को क्वालिफाई करे हुए, क्योंकि आपका वैसे ही हायर स्टैंडर्ड का एग्जाम है। अब दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर आप अपीयरिंग में हैं मींस आपका डीएलएड चल रहा है, तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनको कंप्लीट डिग्री चाहिए होती है। तो अपीयरिंग वाले भी इसमें अलाउड नहीं है, इसमें क्रॉस आ जाता है कि अपीयरिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है, आपका कंप्लीट डिग्री चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पीआरटी में पढ़ना क्या है। तो 100 नंबर में जो बचा हुआ सेक्शन है उसमें आपकी आती है प्रॉपर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीडीपी। और ये सीडीपी आपकी सीटेट के लेवल की नहीं होती है। सीटेट का लेवल ने सिर्फ आपका एक बेस बनाया, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने सीटेट में सीडीपी पढ़ ली तो वो सीडीपी यहाँ काम आने वाली है, वो सीडीपी यहाँ काम नहीं आती है। आपको प्रॉपर NIOS DLED, आप वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे तो आपको NIOS के नाम से मॉड्यूल्स मिलेंगे। ये डीएलएड के मॉड्यूल्स होते हैं और आपको इसके मॉड्यूल्स को पूरा का पूरा पढ़ना होगा। ये बहुत मस्ट होता है, इसी से आपका 100 नंबर पूरा निकल जाता है। तो जितने मार्क्स आप लेकर आएंगे, इसमें जितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आएंगे उतना ही आपकी मेरिट में आप ऊपर होते जाएंगे और आपके अपने सिलेक्शन के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? पीआरटी वालों की। अब बात कर लेते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। इनमें क्या होता है, इनमें 100 नंबर का इनका सब्जेक्ट आता है, जो भी इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। इसमें ऐसा नहीं है, आप हर बच्चा इसमें पेपर भर सकता है। जैसे साइंस में अगर किसी ने ऑनर से किया है, किसी ने सिंपल किया है, तो हर एक कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। नेचुरल साइंस के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आपका सब्जेक्ट का जो डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा, मान लीजिए अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी की बात करने में आप क्लास 6 to 12th आपका इसमें पूछा जाता है। तो 11th और 12th की बुक्स आपको पढ़नी बहुत अनिवार्य है, बहुत मस्त है, क्योंकि 10th तक की तो बुक आपने सीटेट में या आपने प्रिपेयर करी ही होती है, पर आपको डिफिकल्टी लेवल को जानते हुए आपको 12th तक के स्टैंडर्ड्स की बुक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो इसी अपेक्षा अगर मैं पीजीटी की बात करती हूं तो आपका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है। और डिफिकल्टी लेवल अप होने के साथ साथ यहाँ पर आपको 6th से लेके 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 6th 7th 8th 9th 10th आपका बेस बनाता है। और 11th 12th आपको मेन क्या इसमें ध्यान रखना है, 11th 12th स्टैंडर्ड प्लस आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। ग्रेजुएशन लेवल से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ कुछ ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर भी आ जाता है, पर उतना नहीं आता है जितना पीजीटी में आता है। तो आपको 12 तक तो पढ़ना ही है टीजीटी में 100 नंबर के लिए। और ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 100 नंबर का है और ये भी आपका 100 नंबर का है।
ठीक है। जैसे पीआरटी में क्या था, आपको सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना था, पर पीजीटी और टीजीटी में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना रहेगा, 100 नंबर का होगा और डिफिकल्टी का स्तर आपका अप रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी से कंटेंट आता है, एनसीईआरटीज आपको 12th तक पढ़नी जरूरी है और ग्रेजुएशन की जो बुक्स आपकी लगी हो आप उससे ग्रेजुएशन की तैयारी कर सकते हैं अपने इस पेपर को क्लियर करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से रखिएगा जिससे कि आप इसको क्लियर कर पाए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है इसमें कि 100 में से आपको 40 नंबर यहाँ भी लाने ज़रूरी हैं। अगर आपके 40 नंबर नहीं आए तो आपका पेपर पास नहीं माना जाएगा। तो मतलब 40 मार्क्स क्या है, एक तरह से ये पासिंग मार्क्स हैं, पर 40 से जितने भी ऊपर जाते जाएंगे आपकी मेरिट को ये बढ़ाता जाएगा। तो इन सब बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गए होंगे आपको। अब रही बात कि हम तैयारी कैसे करेंगे और आप मेरे माध्यम से आपको क्या हेल्प आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको तैयारी कराती हूँ पीआरटी की। तो पीआरटी साइंस में आपका जो जनरल साइंस वाला सेक्शन है वो आप मेरे द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में। और मैं अपनी एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें कि मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी स्टार्ट करी है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो चैनल पर सीटेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें प्रॉपर समरी 6th 7th 8th की आपको समरी मिल जाएगी साइंस एनसीईआरटी की। आप उससे एक बार अपना बेस बना सकते हैं। और 9th और 10th मैंने अभी स्टार्ट किया है आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज कराने के लिए। तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे, आपका साइंस का कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ मैं जीके के आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड करूंगी पीपीटी के माध्यम से, या मैं आपको एक वर्ड पे प्रॉपर बना के आपको दे दूंगी, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ उन वन लाइनर्स में आपके कुछ करंट के भी टॉपिक्स होंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। टेलीग्राम से जुड़े रहिए क्योंकि टेलीग्राम पे कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है मैं इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ। अगर किसी दिन बाय चांस वीडियो नहीं आता है तो भी मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। और एक बात इंपॉर्टेंट कि हर दिन आपको वीडियो मिलता है मेरा 10 बजे सुबह। तो ये 10 बजे सुबह का आप 10 का डोज कभी लेना ना भूलें। तो 10 बजे आपको सुबह मिलेगा कोई भी वीडियो, आपको जो भी आपका कंटेंट का वीडियो होगा वो 10 बजे सुबह रोज अपलोड होता है, मंडे टू फ्राइडे या कभी कभी सैटरडे फिक्स नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे तक हो और सैटरडे संडे ऑफ रहे, जिससे कि अगले दिन के मंडे से आपको पीपीटीज या कंटेंट प्रिपेयर हो पाए। थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।